वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर अयूब सर क्लासेस पर। आप लोग को हम ऑनलाइन मदद कर रहे हैं। आप लोग जहां ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए अच्छे से, तन से, मन से। और यहां पर जो ऑनलाइन हम आपको प्रीवियस ईयर ऑनलाइन का क्वेश्चन जो एनालिसिस कर रहे हैं उसको भी लगाइए और निरंतर इन सारे सेट को लगा लीजिए। हम सारा आपका करवाएंगे। इसमें आपको ये करना है कि पहले क्वेश्चंस को रोक करके उसको पढ़ लेना है, फिर आंसर को सही लगा लेना है, फिर उसको ओपन ई कर लेना, स्टार्ट करना है और फिर देखना है कि कौन सा आंसर हम लगाते हैं, कैसा एनालिसिस करते हैं। इस तरह से आप देखिए कि मेरा जो है वह कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होता है। जो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है उसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता होगा। तो किस में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि देखने को जो है ना बढ़ावा देता है, जो कि आपको आंख के दृष्टि से संबंधित होता है। तो आप लोग अच्छे तरह से इसको जानते होंगे। विटामिन ए होगा, विटामिन ए ही सही होगा। विटामिन सी और विटामिन डी गलत हो जाएगा, विटामिन के भी गलत हो जाएगा। तो विटामिन ए जो है कि कमी से ही हमारी आंख की देखने की क्षमता में कमी आती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में देखिए। कौन सा जीव संरक्षण के क्षेत्र जो ना हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? जो हंगुल मृग है, जो हिरन है, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए अगर आप नहीं जानते तो ये देखिए कि रानीखेत नाम का जो है ना कोई संरक्षण क्षेत्र है ही नहीं। जिम कार्बेट जो है ना वह क्या है जी, वह उत्तराखंड में पाया जाता है और वह टाइगर रिजर्व केंद्र है। तो ये भी कट गया। सरिस्का भी बाघ रिजर्व केंद्र है, टाइगर रिजर्व केंद्र है। तो बच जाता है दाचीग्राम। दाचीग्राम जो कि आपका कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर के अंतर्गत यह दाचीग्राम है, संरक्षण केंद्र है, जैव संरक्षण केंद्र। और इसी के अंतर्गत हंगुल मृग नामक जो हिरन है उसके लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है कि संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। तो पूरे विश्व में जो ओजोन परत का संरक्षण है उसके बारे में एक महत्वपूर्ण संबंधित पहल किया गया था। तो इस ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ और इसका चुनाव कीजिए। यानी इसका क्या कारण था जो ओजोन परत का संरक्षण की बात हुई। ओजोन जो कि O3 के नाम से जाना जाता है, यह ओजोन लेयर है। आप लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में ओजोन का जो लेयर है वह वहाँ छिद्र हल्का सा हो गया है कुछ एरिया में, और वहाँ से जो है कुछ किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, जो हमारे त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो उसी को संरक्षण करने के लिए कहां चुना, कहां पर क्या किया गया था, कौन सी प्रोटोकॉल की गई थी, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका रामसार सम्मेलन नहीं होगा, इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और ये तो आपको जानकारी होगा तभी आप इसको बना पाइएगा। इसमें कोई ट्रिक उरिक काम नहीं करेगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ओजोन संरक्षण से संबंधित था यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वह पक्षी जो दिल्ली के में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन बनाया जाता है ना। जो कि दिल्ली में सामान्यतः दिखाई दे दिया जाता था, लेकिन अब इस दिल्ली में ही इस चिड़िया को के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष दिन का विशेष स्पेशल आयोजन किया जाता है। यानी कि बिल्कुल वहाँ वह पक्षी खत्म हो गया है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया क्या है जी, वह चिड़िया के बारे में पूछा। क्या मोर होगा? मोर का दिल्ली से कोई संबंध नहीं है। कोयल भी नहीं होगा, तोता भी नहीं होगा, और ये जो होगा गोरैया होगा। गोरैया के बारे में आप लोग जानते होंगे, गोरैया संरक्षण की भी बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा आंसर सही से? गोरैया। तो आप सही मारे होंगे इसको, तो 1 नंबर आपको यहां मिल गया आराम से। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के रूप में देख सकते हैं। यानी जहां पर आप नाव का, बोट का उपयोग जो है ना ट्रांसपोर्ट में करते हैं। तो लद्दाख एवं कारगिल का तो कोई सवाल ही नहीं है, वहां तो पहाड़ है। कश्मीर एवं केरल बिल्कुल सही है। कश्मीर में डल झील है, कई सारी झील है जहां पर नाव के द्वारा यातायात किया जाता है, एक जगह दूसरे जगह जाता है। और केरल तो झीलों का ही शहर है, केरल में तो बहुत सारी झील है, वहां भी जो है नाव का ही प्रयोग होता है। सिक्किम, दार्जिलिंग में नहीं, दिल्ली और मिजोरम का तो सवाल ही नहीं है। तो ये आपका कट गया, कश्मीर और केरल आपका सही आंसर निकल के आ गया सामने। आपका सही हो गया होगा अगर आप इस बात को अच्छे से समझे होंगे तो।
चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है। अच्छा, एक होता है कीट भक्षी पौधा, यानी जो कीटों को खा करके अपना पेट भरता है उसे कीट भक्षी पौधा कहते हैं। तो डायोनिया क्या है जी, एक कीट भक्षी पौधा है। नेपेंथस तो जानते हैं जिसे घटपर्णी भी कहते हैं, नेपेंथस को घटपर्णी भी कहा जाता है। तो घटपर्णी तो क्या होता है जी, अपने अंदर इस तरह के कोई छुपाया होता है, बना होता है और उसमें ढक्कन लगी होता है, इसमें कीट आकर करके फंस जाता है तो वह उसको फिर भोजन कर लेता है। तो ये नेपेंथस या घटपर्णी हिंदी में इसको बोलते हैं। एजीरेटम यह जो है यही क्या है जी, कीट भक्षी पौधा नहीं है। बाकी जो है सेंड्यू यह भी कीट भक्षी पौधा है। तो जो नहीं है वही पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, एजीरेटम ही हो जाएगा। तो आप सही बनाए होंगे तो 1 नंबर आप अपना डाल लीजिए कि 1 नंबर आपको मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है कि रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत मजबूत और चटक रंग का होता है। वह बहुत मजबूत भी है और चटक रंग का है ना, अधिक छिद्र युक्त नहीं है और ज्यादा उसमें छिद्र नहीं है। जलने पर गंध उत्पन्न करता है और जलने पर उसको जलाता है तो गंध लगता है सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं और यह सब जगह उपलब्ध मिलता है और इसका कई उपयोग भी होता है। उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता, यह ज्यादा तापमान गर्मी में इसको नहीं पहन सकते हैं। तो किस कपड़ा के बारे में यह विशेषता यह सभी होगा, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो क्या रेशम होगा या पॉलिस्टर होगा या सूती होगा या रेयॉन होगा। तो रेशम का तो सवाल ही नहीं है, सूती होगा तो छिद्र नहीं होता है, सूती में तो छिद्र होता है तो ये भी नहीं होगा, रेयॉन भी नहीं होगा। पॉलिस्टर जलने के बाद गंध भी देता है और इन सारी विशेषताओं को इसमें पाया जाता है। तो आप अगर एक पॉलिस्टर माने हैं तो बिल्कुल सही आंसर, आप सही जवाब आपका हो गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि भिन्न प्रजाति के 2 जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। तो जब विभिन्न प्रजाति के जीव एक संपर्क में आ जाते हैं और एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं वह पूछा है। तो सहजीविता में तो एक दूसरे को फायदा मिलता है, दोनों को फायदा मिलता है। जैसे बगुला और भैंस का जोड़ी हो जाता है, लाइकेन और शैवाल का जोड़ी होता है, वह सहजीविता का उदाहरण है। लेकिन सहोपकारिता भी नहीं होगा, सहोजिता भी नहीं होगा। सह लगा हुआ है ना, सब में एक साथ मिलता है तो एक साथ दोनों को फायदा हो तो सह लगा हुआ है। तो यह तीनों तो कट गया तो आराम से आपको परजीविता निकल गया, अर्थात आपके साथ वह आपके शरीर में रहता है लेकिन आपसे वह भोजन प्राप्त कर लेता है, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है, आपका भोजन भी कर लेता है। यह परजीविता का उदाहरण है, पैरासाइट का यह उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। 1 नंबर अगर आपका सही होगा तो डाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपसे पूछा है कि नहीं है तो मीथेन तो बिल्कुल है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल है, ग्रीन हाउस गैस है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका क्या ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, इसलिए यही सही आंसर आपका हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपको पूछा है कि कौन नहीं है। मेथेन है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, जानते होंगे। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, यह भी आप जानते होंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है। यानी डिब्बे बनाने में भी हो जाता है और मकान बनाने में, खास करके मकान बनाने में इसका उपयोग होता है। तो आप बताइए इसका क्या होगा। गन्ना होगा, बांस होगा, मक्का होगा, घास होगा। घास का तो कोई सवाल ही नहीं है, मक्का तो होगा ही नहीं, मक्का से कैसे घर बनेगा जी। गन्ना से भी नहीं बन सकता है, बस बांस से ही घर बन सकता है, तो बांस ही सही आंसर होगा, जो असम में घर बनाया जाता है बांस से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पद चिन्ह यानी कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करता है। जो कार्बन का पद चिन्ह होता है उसको कम करता है, वह कौन सी भोजन संबंधित आदत है। मांस मछली तो बढ़ाता ही है। संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद विंस का सेवन करना यह भी बढ़ाता है। दूध व दूध से बनने वाले पदार्थ का सेवन यह भी जो है कार्बन पद चिन्ह को बढ़ाता ही है। स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन यही आपका नहीं बढ़ाता है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी 4 नंबर इसका होगा। स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन ही वह भोजन संबंधी आदत है जो कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करती है। तो आपको अगर सही माने होंगे स्थानीय वाला 4 नंबर तो सही हो गया, आप 1 नंबर डाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यह कि कर्क रेखा किन
भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? ये सवाल हम बताए हैं यूट्यूब पर भी, हम जब करा रहे थे मैप तो वहाँ पर हम बड़ा अच्छा से इसको समझाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका याद रखने का सिंपल साधारण आपको तरीका बताते हैं। आपको जो याद रखना चाहिए वह याद ऐसे रखना चाहिए कि गमछा है ना, झाड़ है ना, झाड़ गमछा झाड़ मित्र पर है ना, मित्र पर। तो देख लीजिए, गौ से हो गया गुजरात होगा, मौ से मध्य प्रदेश होगा, छ से छत्तीसगढ़ होगा, झा से झारखंड होगा, र से राजस्थान होगा और मी से मिजोरम होगा। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम होगा। और त्र से क्या होगा? त्रिपुरा होगा। तो यह सभी कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला कुल राज्य है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अच्छा प से पश्चिम बंगाल, यहाँ देखिए ना पर है ना, तो प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, बिल्कुल सही जवाब, यही 2 नंबर आपका सही होगा, बाकी तो देखना ही नहीं है। तो यह ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, आपको आराम से यह ट्रिक से बन जाएगा यह सवाल। तो देखिए अब अगला सवाल यही है आपका कि एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों का पर बेचने का निर्णय कर लेता है। यानी पूछता है कि एक सब्जी जो शहरी परिवेश में जो है कोई भी सब्जी बेचने वाला जो है ना, खास करके वह लंबे समय तक उस सब्जी को नहीं रखता है, जिसके कारण वह नहीं रख पाएगा, इसी कारण वह कम दाम में बेचने का वो उसे निर्णय ले लेता है, उसे बेच देता है। तो इसके पीछे क्या कारण है ये पूछा है। वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए निशिक्षित नहीं है, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। उसमें विक्रय बेचने की कला का अभाव है, ऐसा नहीं है। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री है, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो गया कि जो खराब हो जाता है ना जल्दी होने के कारण वह संकटग्रस्त जो है ना बिक्री कर देता है, वह कम ही दाम पर उसको वह बेच देता है। उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाजार का नियमों का ज्ञान नहीं है इसलिए उसे कम दाम पर बेच देता है, बल्कि जो खराब हो जाता है ना शीघ्र, उसी कारण संकटग्रस्त के कारण वह उसको क्या करता है, कम दाम पर ही बेच देता है। सही से स्टोरेज नहीं है आसपास उपलब्ध, कोल्ड स्टोरेज जिसे कहते हैं, जहां वह सब्जी रख सकता है। तो इस तरह से सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसानों के लिए हर पंचायत, हर प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज जरूर बनाना चाहिए, ताकि किसान लोग अपने सब्जी को वहां या कोई अनाज को वहां रख सके और उसको खराब ना हो, उसका सही दाम मिल सके। निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है, यानी फिल्टर करने की प्रणाली होती है? तो फ्लेमिंगो, हंसावर, ये बिल्कुल सही है। रोबिन यूरोपीय छोटा चिड़िया, छोटी चिड़िया नहीं होगा। मकाओ, लंबी पूंछ, तोता, गोरैया का तो सवाल ही नहीं है। तो जो हंसवार है ना, जो हंस होता है, हंस देखते हैं ना जो पानी में आपको छान के पानी उससे छन करके निकल जाता है, फ्लेमिंगो भी होता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसे फ्लेमिंगो या हंसावार कहते हैं, दोनों एक ही नाम हो गया। तो ये हो गया। आगे बढ़े हम लोग, इसको सही कर लीजिए आप लोग। चलिए, इसी तरह से आप अगर मेहनत कीजिएगा ना, सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, बहुत हेल्प मिलेगा। इसलिए आप इसको पूरा कर ही लीजिए, पूरा ऑनलाइन पेपर का एनालिसिस कर ही लीजिए, देख ही लीजिए, और उसके आधार पर ही क्वेश्चन आपको आएगा। तो देखिए, आप आगे क्वेश्चन है कि उस चूहे की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। कीड़े में जो लार्वा होता है, एक होता है अंडा, एक होता है अंडा लार्वा, एक होता है लार्वा, है ना, अंडा लार्वा, प्यूपा है ना, और वयस्क, यह 4 स्टेजेज होती है किसी भी कीड़ों की। तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, उसमें बड़ा लार्वा का उदाहरण कौन होगा? तो इल्ली एवं भृंग होगा। सुंडी एवं मक्खी होगा। इल्ली और भृंग नहीं होता, भृंग तो उसमें चल जाता है। सुंडी एवं मक्खिया भी नहीं होता, मक्खिया तो वयस्क हो जाएगा। भृंग एवं मक्खिया नहीं होगा। सुंडी एवं इल्ली जो है ना, लार्वा का उदाहरण है। तो बिल्कुल 4 नंबर आपका इसका सही और सटीक जवाब है, यही आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस की प्रकृति है, तो ईवीएस की कैसी प्रकृति है जी? अनुशासनिक प्रकृति है? नहीं। अंतर संबंधित प्रकृति है? सही है। स्थिर स्थितिक है। लेकिन यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एकीकृत है। ईवीएस विषय को ना एकीकृत बनाया गया है। 3 से 5 तक के जो ईवीएस का सब्जेक्ट एनवायरमेंट, उसमें सारा चीज को जोड़ दिया है। उसमें आपको पॉलिटी, उसमें साइंस, उसमें हिस्ट्री, सारा चीज को जोड़ के एकीकृत कर दिया है। इसलिए ईवीएस क्या है? एक एकीकृत विषय है। पेडागोजी ऑफ ईवीएस में इसको आप अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, क्योंकि यह ईवीएस का पाठ्यक्रम जो बनाया गया ना, वो थीम पर आधारित बनाया गया है। ऐसा क्यों है, इसका कारण पूछ रहा है। थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है।
बिल्कुल सही बात लग रहा है। छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। शिक्षक छात्रों से सरलता से आगे बढ़ सकता है। लेकिन सबसे अच्छा जो आपका एक्सप्लेनेशन है और सबसे अच्छी जो बातें हैं थीम पर देने का, वह है थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एक साथ करके एवं अंतर संबंधी समझ को विकसित करते हैं। तो 1 नंबर ही आपका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कक्षा 3 से 5 के ईवीएस के विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत किया गया है? यानी किसके अनुशंसा पर सबको जोड़ करके जो है ना 3 से लेकर 5 तक की ईवीएस की किताब को एकीकृत बनाया गया है। तो वह 1998 एनसीएफ नहीं, एनसीएफ 2005 बिल्कुल सही होगा। 2005, 2007 ये सब नहीं होगा। 1986 नहीं होगा। तो आपको सही आंसर मिल गया होगा। 1 नंबर आपको, अगर सही जानते होंगे 2005 मारे होंगे तो 1 नंबर आपको मिल गया होगा। 1 नंबर डाल लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस की जो अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? तो कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? जो एक ईवीएस की अध्यापिका है वो अपनी ईवीएस की कक्षा में उसको कौन सी जो है ना चुनौतीपूर्ण उसको लगता है? विद्यालय की भौतिक स्थिति क्या चुनौतीपूर्ण है, या महानगरों में बड़े विद्यालय क्या चुनौतीपूर्ण है, या विभिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना चुनौतीपूर्ण है, या फिर छात्रों के लिंग? तो ये छात्रों के लिंग ये सब तो चुनौतीपूर्ण हो ही नहीं सकता है। विद्यालय की भौतिक स्थिति भी नहीं होगा, महानगरों में बड़े विद्यालय भी नहीं होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना ही ईवीएस के लिए चुनौतीपूर्ण एक अध्यापिका को हो जाता है, क्योंकि अब आपको आसपास के वातावरण से जोड़ के पढ़ाना है और बच्चे किस वातावरण से आते हैं, कहां से आते हैं, है ना, उसको सबको संबोधित करके जोड़ना ये थोड़ा कठिन हो जाता है। कौन सा भाषा प्रयोग करें ताकि सबको सही से समझ में आ जाए, ये सभी चुनौती होती है एक साथ क्लास में ईवीएस पढ़ाने की। तो आप लोग देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसको निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? तो स्वयं करके सीखना एकदम उपयुक्त है। विवरणों द्वारा सीखना बिल्कुल नहीं, विवरण के द्वारा खाली सीख लेने से, एक्सप्लेनेशन से नहीं काम चलेगा। परिभाषाओं द्वारा सीखना ये भी नहीं होगा, परिभाषा से नहीं सीखा जाता ईवीएस के लिए, उचित नहीं होगा। रटकर सीखना का तो सवाल ही नहीं है। तो किसमें क्या हो जाएगा जी आंसर? अच्छा, बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है। चलिए आगे देखते हैं। केवल रटकर सीखना तो काट ही जाएगा, है ना। परिभाषाओं द्वारा सीखना ये भी क्या हो जाएगा जी? कट जाएगा। अच्छा, स्वयं करके सीखना और विवरणों द्वारा सीखना, ए और बी इसके अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए। तो ए, बी और सी भी दे रखा है, केवल ए और डी दे रखा है। स्वयं करके सीखना, रटकर सीखना, रटकर सीखने का तो सवाल ही नहीं है ना जी। तो ये तो कट ही गया। केवल बी और सी, विवरणों द्वारा सीखना और परिभाषाओं द्वारा सीखना, ये सही होगा। या केवल बी, सी, डी, डी का तो सवाल ही नहीं है, डी वाला तो काट ही देना है। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा ऑप्शन उल्टा पुल्टा दे दिया है। मेरे अकॉर्डिंग तो स्वयं करके सीखना ही सही होगा। केवल एक ही सही है, बाकी गलत लग रहा है। लेकिन अगर इसमें अगर सही मारने की बारी आए तो हम अगर इसको चूज करें तो ए, बी, सी वाला को हम चूज करेंगे। ए, बी, सी वाला को ही हम चूज करेंगे। अगर चूज करने की बारी आए कि नहीं अब इसी में से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा सही होगा, तो हम इसके लिए ए और बी और सी को सही मानेंगे। चलिए आप भी अगर जो मानेंगे देख लीजिए। हालांकि ए, बी, सी सही लग रहा है, बाकी तो परिभाषाओं से भी ज़्यादा सीखना इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता है। चलिए, ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं खाली जगह से है। खाली जगह से क्या है क्या है जी? तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, या क्या थीम है, उप थीम है, पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है? ये विषय वस्तु नहीं है, पाठ्यक्रम भी नहीं है, उप थीम नहीं है, या थीम है। तो आप 6 थीम है, आप इसको बारे में पढ़े होंगे, सर पढ़ाए होंगे आपका, और ये तो ज़रूर मिलेगा। हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोग जो सर पढ़ाते हैं ऑफलाइन वगैरह आप पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से देखते रहिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। चलिए हाँ, ये हो गया। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। तो कहानियों एवं विवरण, बिल्कुल कहानियों और विवरण के द्वारा हम पशुओं के संरक्षण के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसे संवेदनशील बना सकते हैं। हास्य चित्र या प्रयोग ये सब नहीं होगा, कविता उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रयोग भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो केवल एक ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आपको मिल गया होगा आंसर। अब आते हैं आगे।
ये एक सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। क्या है संचालन करने का उद्देश्य जी? छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना चाहिए, ये सही है। छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना चाहिए, है ना। छात्रों में सौंदर्य बोध संवेदन विकसित करना चाहिए, या छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण में मदद करना चाहिए। स्मरण के तो कोई बात ही नहीं है ना। रोटेशन करने में मदद करने की कोई बात नहीं है कि, है ना। तो कक्षा में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है छात्रों में अन्वेषण एवं अवलोकन का अवसर प्रदान कीजिए, और छात्रों में आपका हो जाएगा छात्रों में क्रियात्मक कौशल, है ना, क्रियात्मक कौशल का विकास कीजिए, और छात्रों में सौंदर्य बोध विकसित करना, ये भी नहीं बात। ए और बी, ए बी और सी भी हो सकता है, सी भी सौंदर्य बोध। तो ए बी और सी तीनों सही है। तो ए बी और सी जहां भी है आपका, उसमें आप इसको मार दीजिए, सॉरी। तो ए बी और सी आपका सही होगा। ए बी सी, ये वाला 3 नंबर ही सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि छात्रों द्वारा पूछे गए, ये कै नंबर का सवाल है दिखाते हैं आपको। ये अच्छा 84 आ गया। अच्छा ये देख लीजिए। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस की शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है। क्यों सूचक है जी? तो देखिए और बताइए इसको। तो छात्रों को ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। प्रश्न छात्रों को स्वयं के अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रश्न छात्रों को सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है। प्रश्न छात्रों क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें आप देख लीजिए, केवल बी और सी सही होगा। बी और सी, अच्छा छात्रों को प्रश्न छात्रों ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, ठीक है, व्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो इसमें आपका बी, सी और डी क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन छात्रों जिज्ञासा सूचक सी तो होगा ही। तो सी वाला तो आपको लेना ही है। तो सी तो सी वाला नहीं है जिसमें, उसको काट दीजिए। उसके बाद सी सब में है। उसके बाद व्यक्ति करने का, स्वयं के व्यक्ति करने का अवसर देता है, बी वाला ही भी होगा। तो बी भी सब में होना चाहिए और सी भी होनी चाहिए। तो बी और सी तो हो गया। और डी छात्रों को क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न छात्रों क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, डी नहीं होनी चाहिए। तो ए बी और सी ये आपका सही होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिए। ईवीएस का शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है क्या है? प्रक्रियात्मक कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, उत्पाद प्रक्रिया, मनोसामाजिक कौशल। तो इसमें क्या हो जाएगा जी? तो कौन सा विश्लेषण करता है? विश्लेषण क्या है? तो विश्लेषण करने से हमें प्रक्रियात्मक कौशल मिलती है, बिल्कुल सही है बात। संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है, सही बात। उत्पाद प्रक्रिया नहीं है, उत्पाद प्रक्रिया नहीं है, विश्लेषणात्मक मनोसामाजिक कौशल है। तो सी हटा दीजिए, बाकी सब आपका सही है। तो इसमें भी सी है तो कट गया, इसमें भी सी है तो कट गया, इसमें तो सी है ये नहीं। ए बी और डी सही है। तो ये ए बी और डी आपका सही होगा और यही आंसर भी दिया हुआ है आपका। चलिए आगे बढ़े हम लोग। पाठ पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना। चलिए, पाठ पुस्तकों एवं शिक्षकों का अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? तो समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य, कविताएं, क्रियाकलाप। इसमें समाचार पत्र भी होगा, समुदाय के सदस्य भी होगा, कविताएं उतनी नहीं है, क्रियाकलाप तो होगा ही होगा। तो ए बी और डी, तो ए बी और डी यही आपका सही है, बाकी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी? वह ईवीएस की कक्षा में कौन सी विषय की चर्चा होगी? अब पेट्रोल की दर पर चर्चा होगी, बिल्कुल सही, किया जा सकता है। पशुओं के संरक्षण पर चर्चा किया जा सकता है, जल आपदा पर चर्चा किया जा सकता है, लेकिन बीजों अंकुरन में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण ये चर्चा करने की छोटी बच्चा ईवीएस के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ए बी और सी सही होगा, तो 1 नंबर सही हो गया आपका। चलिए, निम्न में कौन सी ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है?
तो कौन सा सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है, बताइए जी। वर्गीकरण, विश्लेषण, साझा करना और मिलकर कार्य करना, यही सामाजिकरण का सूचक है। वर्गीकरण, विश्लेषण या सृजनात्मक लेखन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात सामाजिक कौशल का होता है ना, तो साझा करना और मिलकर कार्य करना ही सही होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। सीखने का उद्देश्य, सीखने, सामान्य उद्देश्य, सीखने की दक्षता, सीखने की प्रक्रिया। तो ये रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना यह सीखने का उद्देश्य हो सकता है, दक्षता नहीं होगा, सीखने का उद्देश्य होगा, और यही आपका सही और सटीक आंसर है। शिक्षका द्वारा इनके ईवीएस के छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि यह क्या दर्शाता है जी, तो यह तो एक निश्चित पैटर्न पर कर रही है कि शिक्षिका जो है ना उसका मूल्यांकन जो कर रही है वो अवलोकन के द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाकर भागीदारी करके विचार विमर्श करके हिस्सा लेने की बात करती है। तो यह क्या है जी, शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है, जो विद्यालय निर्धारित किया है उसी का प्रयोग कर रही है, इसका यही आंसर होगा। चलिए हो गया, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, आना आगे से नहीं होगी। और आप बिल्कुल इसको अच्छे से क्वेश्चंस को लगाइए, आपको सही और सटीक आंसर के साथ हम आपको बता दिए हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ, और आप देखिए कि कितना मार्क्स आता है आपका, बस यही कहते हैं। ठीक है, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल का प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।